हेलो दोस्तों, मैं शिव शक्ति कुमार और हमारी यूट्यूब चैनल थिंक आईएएस पर आप सभी का स्वागत है। तो अभी जो हमारा यह 17वीं बीपीएससी के लिए जो हम करंट अफेयर प्लस जो स्टैटिक्स पोर्शन है उसके लिए मेरा ये सीरीज चल रहा है और इसमें जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है आज जिस पर हम यह वीडियो बना रहे हैं या फिर क्लास है मेरा आज का, वह नेशनल पार्क और वन्यजीव अभ्यारण्य पर है। तो बिहार में जितना भी नेशनल पार्क है वन्यजीव अभ्यारण्य है मैं उसके बारे में डिटेल लाऊंगा, क्योंकि हमेशा बीपीएससी में 4-5 या 3-4 प्रश्न तो आते रहते हैं। यह ऐसा टॉपिक है 3-4 प्रश्न आते रहते हैं, थोड़ा डिटेल, क्योंकि अभी जो देखेंगे कि जो बीपीएससी के अध्यक्ष हैं उनका भी कहना है कि अन्य राज्यों से ज़्यादा टफ यह परीक्षा होगा या फिर जो पहले बीपीएससी का एग्जाम हो चुका है उससे ज़्यादा टफ पेपर होगा। तो ज़्यादा टफ पेपर होने का मतलब सामान्यतः इतना ही है कि अगर पहले जैसे कि पहले वन लाइनर आता था कि कांवरताल झील कहाँ है या फिर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिला में अवस्थित है, तो अब उसके बारे में 3-4 लाइन आ जाएगा कि स्टेटमेंट आ जाएगा कि उसके बारे में आ जाएगा कि वहाँ जो पशु है किस प्रकार के है, पक्षी किस प्रकार के है, वन्य किस प्रकार के है, उसकी स्थापना कब हुई। तो हमारा बस थोड़ा सा डिटेल हो जाएंगे हम, बस इतना सा मतलब है। तो हम नेशनल पार्क के बारे में आज जानेंगे और वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जो हम देख लेते हैं कि नेशनल पार्क और वन्यजीव अभ्यारण्य में अंतर क्या होता है, क्योंकि सामान्यतः यह प्रश्न आ सकता है कि अंतर से भी पीटी में आ सकता है, मेंस में आ सकता है, यूपीएससी में तो आते रहता है, इंटरव्यू के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि नेशनल पार्क वन्यजीव अभ्यारण्य में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो नेशनल पार्क है वन्यजीव अभ्यारण्य है, दोनों की जो स्थापना है, ये दोनों जो बनता है जो हम वन्यजीव संरक्षण के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं और इन सीटू कंजर्वेशन में आता है, दोनों जो है इन सीटू कंजर्वेशन है। तो इस दोनों की जो स्थापना है उन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 उसी के माध्यम से होता है। तो नेशनल पार्क या फिर वन्यजीव अभ्यारण्य दोनों की स्थापना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के एक्ट के माध्यम से होता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, उसी के माध्यम से दोनों की स्थापना होती है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा है कि अभ्यारण्य में रहने वाले लोगों को कुछ अधिकार प्राप्त होता है, मतलब अभ्यारण्य के आसपास जो लोग होते हैं या फिर वहाँ होते हैं उनको कुछ भूमि से जुड़ा हुआ अधिकार प्राप्त होता है, जबकि राष्ट्रीय पार्क में लोगों को कोई भी व्यक्तिगत अधिकार नहीं होता। राष्ट्रीय पार्क होता है टोटली प्रोहिबिटेड एरिया होता है, वो वहाँ किसी प्रकार का कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं होता है। ठीक, आगे देख लेते हैं। अभ्यारण्य में पशुओं की चराने की अनुमति होता है। अगर आप अभ्यारण्य के पास में है, वहाँ आसपास में रहते हैं, तो वहाँ आप पशु को चरा सकते हैं, या जो पशु को चरा सकते हैं उसकी अनुमति होता है, क्योंकि वहाँ एक वन्यजीव वार्डन होता है, उसकी सहमति से आप ऐसा कर सकते हैं। जबकि राष्ट्रीय पार्क में ऐसा कुछ भी नहीं होता। राष्ट्रीय पार्क में आप पशु को नहीं चरा सकते हैं, ठीक ना, यानी कि वहाँ ग्रेजिंग जो होता है वो पूर्णतः प्रतिबंधित होता है। और अभ्यारण्य में देखें कि लकड़ी काटना और MFP जिसको माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट बोलते हैं उसको इकट्ठा करने की अनुमति होती है। अगर अभ्यारण्य के आसपास आप रह रहे हैं वहाँ आपका अधिकार है निश्चित तौर पर, तो आपको लकड़ी काटने का, यानी लकड़ी जो सूखी लकड़ी होता है या फिर लकड़ी जो गिर गया उसको काटने का, या फिर माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट होता है जैसे कि महुआ हो गया या फिर कुछ इस तरीके का चीज़ है, फल है, अगर वो गिरा हुआ है उससे कोई नुकसान नहीं तो आप उसको चुन सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, इसकी अनुमति होता है। जबकि राष्ट्रीय पार्क में अनुमति नहीं होता है, क्योंकि वहाँ मानव को जाना आना वर्जित होता है। ठीक ना, आगे देख लेते हैं। जो राष्ट्रीय उद्योग होते हैं, राष्ट्रीय उद्यम होते हैं ना, राष्ट्रीय पार्क जो होते हैं उसकी सीमा कानून द्वारा बनाई जाती है, मतलब उसका जो बाउंड्री होता है वो कानून द्वारा फिक्स होता है। जबकि वन्यजीव अभ्यारण्य में ऐसा कोई भी सीमा निश्चित नहीं होता है। मतलब एक याद रखिए कि जो राष्ट्रीय पार्क होता है उसकी सीमा कानून द्वारा निश्चित होता है कि वह एरिया किस किस एरिया से गुजरे, उसका सीमांकन जो होता है कानून द्वारा होता है। जबकि वन्यजीव अभ्यारण्य में ऐसी कोई सीमा नहीं होती है। अगला देख लेते हैं कि जो वन्यजीव अभ्यारण्य है आमतौर पर एक या कुछ प्रकार के जानवरों पर ध्यान केंद्रित करता है। जो वन्यजीव अभ्यारण्य होता है उसकी स्थापना करते हैं तो मतलब किसी खास प्रजाति की रक्षा करने के लिए, किसी खास प्रकार के पौधे की रक्षा करने के लिए, या फिर किसी खास प्रकार के जानवरों की रक्षा करने के लिए हम वन्यजीव अभ्यारण्य बना देते हैं। देखिए कि पक्षी अभ्यारण्य भी होता है, उसको भी हम वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में बना देते हैं किसी खास प्रकार की प्रजाति की रक्षा करने के लिए। जबकि राष्ट्रीय उद्यम का जो होता है इससे बड़ा उद्देश्य होता है पूरे पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है, वहाँ की जो इकोसिस्टम होता है पूरा पूरा उस इकोसिस्टम को कंजर्व करते हैं, उसके प्रोटेक्शन देते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं, कंजर्वेशन करते हैं। ठीक ना, तो इसलिए राष्ट्रीय पार्क में विविधता ज़्यादा होती है, जबकि जो जो वन्यजीव अभ्यारण्य होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसको बोलते हैं, वहाँ जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी थोड़ा कम होती है। अब देखेंगे कि जो वन्यजीव अभ्यारण्य है उसको बाद में चल के राष्ट्रीय पार्क बनाया जा सकता है। जो वन्यजीव अभ्यारण्य है उसको बाद में चल के हम राष्ट्रीय पार्क बना सकते हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय पार्क है उसको वन्यजीव अभ्यारण्य नहीं बनाया जा सकता। ऐसा नहीं है कि उसका डिग्री को हटा के फिर वन्यजीव अभ्यारण्य बना दे, ऐसा नहीं होता। यानी कि कोई भी राष्ट्रीय पार्क जो इंडिया में मान लीजिए 106 भी है, वर्तमान में 106 है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, कोई बढ़ते रहता है। तो राष्ट्रीय पार्क जितना भी है अभी उसको हम वन्यजीव अभ्यारण्य नहीं बना सकते, लेकिन जो वन्यजीव अभ्यारण्य बाद में चल के उसका विकास होकर राष्ट्रीय पार्क बन सकता है, उसको राष्ट्रीय पार्क का मान्यता मिल सकता है। तो ये था हमारा राष्ट्रीय पार्क और वन्यजीव अभ्यारण्य में अंतर। तो आपसे यह प्रश्न जो है इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, पीटी में भी आ सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि हमारा महत्वपूर्ण जो राष्ट्रीय पार्क है वो है
वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय पार्क। अब बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है, बिहार के पास अभी राष्ट्रीय पार्क सिर्फ एक है और उसका नाम वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय पार्क है। और वाल्मीकि नगर जो राष्ट्रीय पार्क है पश्चिम चंपारण जिला में है। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय पार्क बिहार के पश्चिम चंपारण जिला में अवस्थित है और यह बिहार का अभी एकमात्र बाघ अभ्यारण्य भी है, बिहार का एकमात्र बाघ अभ्यारण्य भी है। और यह बाघ अभ्यारण्य देश का 17वां बाघ मतलब टाइगर रिजर्व बना था। जब इसको मान्यता दी गई थी टाइगर रिजर्व के रूप में 1990 में, राष्ट्रीय उद्यान 1990 बना था, बाद में इसको जब मान्यता दी गई थी टाइगर रिजर्व के रूप में, तो देश का 17वां टाइगर रिजर्व था। और बिहार का भी एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व भी है जो राष्ट्रीय पार्क भी है। दूसरा बनने वाला है वह कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य में है। तो दूसरा बनने वाला है राष्ट्रीय पार्क बाघ टाइगर रिजर्व बनने वाला है वो कैमूर जिला में होगा। अब ये देख लेते हैं वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है, तो जो वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय पार्क है उसका जो एरिया है 898.45 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। 898.45 88.45 किलोमीटर में फैला हुआ है। 1978 में इसको वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। 1978 में इसको वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया था। राष्ट्रीय पार्क के रूप में इसकी मान्यता 1990 में मिली थी। राष्ट्रीय पार्क के रूप में जो है इसकी मान्यता कब मिली थी? 1990 में मिली थी। और इसका जो सराउंडिंग है, चूँकि देखते हैं कि पश्चिम चंपारण से सटा हुआ जो देश है सटा हुआ उसका बाउंड्री जो है नेपाल से लगता है। तो नेपाल का एक है चितवन राष्ट्रीय उद्यान, नेपाल का चितवन राष्ट्रीय उद्यान जो है अपने वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व से सटा हुआ है। तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व और नेपाल का चितवन राष्ट्रीय उद्यान एक दूसरे से बॉर्डर शेयर करता है। तो ये भी प्रश्न आ सकता है आपसे पूछा जा सकता है। अगला देखेंगे कि कई यूपीएससी में बराबर आ जाता है कि किस नेशनल पार्क से कौन सा नदी गुजरता है या फिर बाउंड्री बांधता है, जो भी आते रहता है प्रश्न। तो आप देखेंगे कि यहाँ गंडक नदी है जो वाल्मीकि नगर वन्यजीव अभ्यारण्य के पश्चिम सीमा से बहती है। इसके बीच से नहीं निकल लेकिन पश्चिम सीमा से बह रही। तो ये प्रश्न आ सकता है, आपसे स्टेटमेंट दे देगा कि गंडक नदी है वाल्मीकि नगर जो वन्यजीव अभ्यारण्य उसके बीचों बीच निकल देती, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। या फिर जाके गंगा नदी के तट पर है वाल्मीकि नगर जो है वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा कि जो गंडक नदी है इसके बीच से नहीं गुजरती है लेकिन साइड से बाउंड्री लगाती है, पश्चिमी साइड से गुजरती है। अगर पूछा जा सकता है कि आप कौन कौन जानवर रहते हैं, तो बंगाल टाइगर है, पशु वर्ग के रूप में देखें तो बंगाल टाइगर है, भारतीय गेंडा है, भारतीय तेंदुआ है, भारतीय गौर जो एशियाई जो जिसको भैंसा भी बोलते हैं, एशियाई काला भालू भी है, भारतीय हाथी भी है, चित्तीदार हिरन भी है और सांबर भी है। सरीसृप मतलब यहाँ बहुत सारे जो है सांपों की प्रजाति भी है, इस अजगर उजगर भी पाया जाता है यहाँ। पक्षियों और तितलियों की बहुत सारा प्रजाति है। अब यहाँ देखेंगे कभी कभी कि पौधा वर्ग से ही पूछा जा सकता है किस प्रकार के वन वहाँ पाए जाते हैं। तो समान अब ऐसा तो नहीं कि एवरग्रीन फॉरेस्ट मिल जाएगा, वहाँ एवरग्रीन फॉरेस्ट तो नहीं मिलेगा, पर्णपाती वन ही पाए जाते हैं, तो आप याद रखिएगा। और यहाँ जो मुख्य रूप से वन में जो पेड़ पौधा है वो है साल का है, करम का है, आसन का है, वहीरा है। तो याद रखिएगा पर्णपाती वन। आपसे जो स्टेटमेंट अगर बनाया जाता है तो लिख देगा कि एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है, तो आप गलत हो जाएगा क्योंकि शुष्क पर्णपाती वन या आर्द्र पर्णपाती वन वहाँ पाया जाता है, इसको याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं अगला जो हमारा महत्वपूर्ण वन्यजीव अभ्यारण्य है भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, बीपीएससी के प्रश्न में आ चुका है पहले भी यह प्रश्न और अब भी आने की संभावना पूरी है। तो भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य के देखते हैं कि कौन सा जिला में अवस्थित है। तो बिहार राज्य के मुंगेर जिला में अवस्थित है। भीम बांध जो है भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार राज्य के मुंगेर जिला में अवस्थित है। यह छोटा नागपुर पठार का एक भाग है, वहाँ छोटा नागपुर पठार उससे सटा हुआ है और यहाँ जो पहाड़ी है इसमें जो है वो छोटा नागपुर पठार का ही अंश है, भाग है। आगे देख लेते हैं इसका क्षेत्रफल जो है 681.99 किलोमीटर स्क्वायर है, 681.99 किलोमीटर स्क्वायर है। इसकी स्थापना भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1976 में हुई। याद रखिएगा, स्थापना याद रखना महत्वपूर्ण है कि क्षेत्रफल ना भी पूछे लेकिन स्थापना पूछा जा सकता है, तो आप याद रख सकते हो कि अब जो थोड़ा टफ बनाया जाएगा पेपर। और यहाँ जो वन्यजीव पाए जाते हैं, यहाँ देखेंगे कि व्याघ्र मतलब बाघ है, तेंदुआ है, भालू लंगूर यहाँ पाया जाता है। बाघ तेंदुआ भालू लंगूर पाया जाता है। और सब नहीं कि देखेंगे अगर यह प्रश्न पूछता भी है कि भीम बांध में कौन सा जीव पाया जाता है, स्टेटमेंट बनाएगा तो लिख देगा कि लाल पांडा मिलता है। तो लाल पांडा का तो क्षेत्र है नहीं बिहार में कि लाल पांडा मिल जाएगा। तो इस प्रकार से कोई जीव जंतु के बारे में दे सकता है जो इस क्षेत्र में होता ही नहीं है। अगर ये दे दे कि बाघ दे दे, सियार दे दे, गीदड़ दे, तो ये सब तो मिलता ही है ना, तो इस तरीके से देता है। तो याद रखेंगे कि यहाँ व्याघ्र तेंदुआ भालू पाया जाता है। थोड़ा दिमाग लगाना होता है एग्जाम हॉल में और कुछ नहीं है। मेरा यूपीएससी एग्जाम में भी देखेंगे कि मैं 100 बार जो है 3-4 बार नंबर लाया हूँ, 100 प्लस नंबर मेरा रहा है पीटी में, जीएस पेपर में। तो आगे देख लेते हैं कि जो वन्यजीव जो अभ्यारण्य है यहाँ एक भीम बांध है बीच में, इसीलिए इसका नाम भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो इस अभ्यारण्य के बीच में भीम बांध है, उसके बारे में कहा जाता है, कहानी है, महाभारत काल की मान्यता है कि भीम जब प्रवास मतलब भीम जब वन में घूम रहे थे, जो 12 साल का उनको वनवास मिला था,
तो उस वनवास के दौरान भीम यहाँ पर जीविकोपार्जन के लिए एक बांध बनाए थे, इसीलिए इसका नाम भीम बांध है। तो चलिए उसको याद रखने के लिए इस तरीके की कहानी भी सुनना पड़ता है, तभी तो याद रहेगा दोस्तों। चलिए आगे देख लेते हैं। तीसरा जो हमारा यहाँ है गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य है। तीसरा जो हमारा वन्यजीव अभ्यारण्य गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य है और बिहार राज्य के गया में है। तो आपसे पूछा बिहार राज्य के गया में है, क्योंकि पहले तो बिहार और झारखंड एक ही था, लेकिन जो यह वन्यजीव अभ्यारण्य गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये बिहार के गया में भी है और झारखंड के कोडरमा जिला में भी अवस्थित है। तो ये पूछा जा सकता है कि बिहार का कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसका क्षेत्र बिहार में भी है और गया में भी है, क्योंकि बिहार से झारखंड 2000 में अलग हुआ था, लेकिन अगर उससे पहले देखेंगे तो इसकी स्थापना तो 1976 में हो गई थी। तो गौतम बुद्ध जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये कोडरमा जिला में है, झारखंड के कोडरमा जिला में भी यह है और बिहार राज्य गया में भी है। इस सन 1976 में स्थापित किया गया था और इसका क्षेत्रफल 259 किलोमीटर है। सन 1976 में स्थापित किया था, इसका क्षेत्रफल 259 किलोमीटर है। बिहार में इसका क्षेत्रफल 138 किलोमीटर है। बिहार में इसका क्षेत्रफल 138 किलोमीटर स्क्वायर है और यहाँ बाघ, तेंदुआ, भेड़िया, भालू, चीतल, चिकारा और पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है। तो याद रखिएगा बिहार के गया में और झारखंड के कोडरमा जिला में अवस्थित है। और ये पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा बिहार के गया जिला में है। 1976 में स्थापित किया गया था और बिहार में इसकी जो किलोमीटर है 138 किलोमीटर है, जबकि पूरा क्षेत्रफल जो है इसका 259 किलोमीटर है। चलिए देख लेते हैं अगला जो महत्वपूर्ण है हमारा कांवरताल झील एवं वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये कांवरताल एक झील भी है, वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, रामसर साइट भी है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है बिहार पीसीएस एग्जाम के दृष्टिकोण से। यूपीएससी में भी इस तरह का पूछा सकता है, क्योंकि बिहार का एकमात्र आर्द्र भूमि है, मतलब पहले था अब तो 3 हो गया है, सॉरी। तो बिहार का आर्द्र भूमि है, तो वहाँ वेटलैंड के बारे में हमेशा पूछा जाता है आईएएस के एग्जाम में, तो यहाँ भी पूछा जा सकता है। तो जल्दी देख लेते हैं कांवरताल झील के बारे में और वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में पढ़ लेते हैं। तो बिहार के बेगूसराय जिला में अवस्थित है। कहाँ? बिहार के बेगूसराय जिला में अवस्थित है। इस झील पर अगर प्रश्न आएगा तो ये मीठा पानी का झील है, यानी कि यह झील जो है मीठा पानी का झील, अलवनीय झील है, लवणीय झील नहीं है। प्रश्न स्टेटमेंट बना देगा कि कांवरताल झील जो है लवणीय झील है या फिर खराब पानी का झील है, तो गलत आंसर हो जाएगा, मतलब स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, कथन गलत होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। झील क्या तथा आसपास के जो नमभूमि है उसको वेटलैंड का दर्जा प्राप्त है, यानी यह वेटलैंड भी है। 1989 में पक्षी विहार का दर्जा दिया गया था। 1989 में पक्षी विहार का दर्जा दिया गया था इसको। 1989 में पक्षी विहार का दर्जा दिया गया था। वैसे इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। में हुई थी, जबकि पक्षी विहार का दर्जा जो है 1989 में मिला था। यह 63.11 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, 63.11 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और यहाँ साइबेरिया पक्षी का आश्रय स्थल है। यहाँ देखेंगे कि साइबेरिया पक्षी खूब आती है, जाड़े के दिन में जाएंगे वहाँ घूमने के लिए जाएंगे तो साइबेरिया पक्षी खूब आती है। मैं तो गया था घूमने के लिए और अभी मैं आगे चल के इस पर काम भी करूँगा, बहुत सारा जो वीडियो डालूंगा, ब्लॉग जो है वो जितना भी वन्यजीव अभ्यारण्य है बिहार के वहाँ से मैं बनाऊँगा। तो आप जाएंगे तो वहाँ जो आसपास के लोग हैं नाव के माध्यम से ले जाते हैं और झील में आपको ले जाएंगे लगभग 8-9-10 किलोमीटर। वहाँ एक पतला सा जो होता है नहर टाइप का है, उसी से लोग घुमाते हैं और बैठने उठने की अच्छी सुविधाएं हमेशा मिल जाएगा आपको। वहाँ जाएंगे किसी भी समय जाएंगे तो आपको नाव मिल जाएगा और स्थानीय लोग आपको पहुँचा देंगे, बहुत कम ही, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। तो आप घूम सकते हैं, देख सकते हैं। जो प्रकृति प्रेमी हैं, जो पक्षी को देखना चाहते हैं उसके प्राकृतिक आवास में, उनके लिए ठीक जगह। तो साइबेरिया पक्षी का आश्रय स्थल भी है। यह एशिया का सबसे बड़ा जो है मीठा पानी का ऑक्सबो झील है। एशिया का सबसे बड़ा मीठा पानी का ऑक्सबो झील है और इसे 2020 में 39वां रामसर स्थल घोषित किया गया था। तो 2020 में 39वां 39th रामसर स्थल घोषित किया गया था। यह बूढ़ी गंडक के घुमावदार होने के कारण बनी है। तो ये प्रश्न पूछ सकता है कि भाई जो यह झील बना है कांवरताल झील है, ये किसके घुमावदार होने से बना है? गंगा नदी के, तो आप गलत हो जाएगा, गंडक नदी के घुमावदार होने के कारण बना है। और यह मध्य एशियाई फ्लाईवे का महत्वपूर्ण पड़ाव है। आप एक समझेंगे मध्य एशियाई फ्लाईवे यूपीएससी में भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जब बीपीआई है, क्योंकि यूपीएससी अभी तक इस तरह का प्रश्न पूछा नहीं, लेकिन यूपीएससी हमेशा इस तरह का प्रश्न पूछ देता है कि निरंतर न्यूज़पेपर में चलता रहता है कि सेंट्रल एशिया फ्लाईवे क्या है, सेंट्रल एशियाई फ्लाईवे क्या है। ये तो मध्य एशियाई फ्लाईवे हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में सेंट्रल एशियाई फ्लाईवे क्या है, रिसेंटली न्यूज़ में रहा है। तो आप देखेंगे कि ये एक फ्लाईवे है, तो ऐसा नहीं कि कहीं रोड बन रहा है, सड़क बन रहा है या फिर वायुयान से कोई उड़ रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। यह एक मध्य एशियाई फ्लाईवे है और यह फ्लाईवे जो है साइबेरिया से लेकर मालदीव तक के देशों को कवर करता है। यह साइबेरिया से लेकर मालदीव तक के देशों को कवर करता है। और इसमें क्या होता है ना कि जो प्रवासी पक्षी जो साइबेरिया से चल के मालदीव तक आते हैं, और कई सारे प्रवासी पक्षियों का यह जो है द्वीप है, मतलब समझिए कई सारे प्रवासी पक्षियों का मार्ग है जिसके माध्यम से लोग यहाँ आते हैं। इसमें जल पक्षियों के कई सारे प्रवास मार्ग शामिल हैं, जिसमें अधिकांशतः साइबेरिया में सबसे उत्तरी प्रजनन मैदानों से लेकर पश्चिम एशिया, भारत, मालदीव, ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र में सबसे दक्षिणी
गैर प्रजननकालीन मैदानों तक फैला हुआ है, ठीक ना। तो गैर प्रजनन जो है शीतकालीन मैदानों तक फैला हुआ है। तो आप देखेंगे कि बेसिक इसको याद रखना है कि आपसे यह सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि मध्यस्थीय फ्लाईवे क्या है, तो आपको यह याद रखना चाहिए कि प्रवासी पक्षियों द्वारा जो प्रवास किया जाता है, जो प्रवासी पक्षियों का एक मार्ग है जो साइबेरिया से शुरू होता है और मालदीव तक के जो देश है, द्वीप है, वहाँ रुकता है, रहता है, क्योंकि वहाँ जो साइबेरियाई क्षेत्र है जाड़े के दिन में वहाँ सब बर्फ़ से ढक जाता है, तो इसलिए वहाँ रहना अनुकूल स्थिति में नहीं होता, तो वहाँ के जो पक्षी होता है प्रवास कर जाता है, इसी रास्ते से आता है, तो इसलिए इसको मध्य एशियाई फ्लाईवे भी कहा गया है। तो चूँकि कांवरताल झील उसी में से है, तो जो मध्य एशियाई फ्लाईवे में जो उसी प्रवासी पक्षियाँ आते और जाते हैं, तो उनका पड़ाव स्तर भी कांवरताल झील है और साइबेरिया पक्षियों का एक बहुत मतलब प्रवास क्षेत्र रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें एक और चीज़ था वेटलैंड के बारे में था, तो बिहार में भी वेटलैंड 3 है। एक तो कांवरताल झील है, 2 नागी और नकटी जो झील है, जो नागी नकटी वन्यजीव अभ्यारण्य है, उसको वेटलैंड का दर्जा प्राप्त है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण वन्यजीव अभ्यारण्य है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है, यह बिहार के कैमूर जिला में अवस्थित है। याद रखिएगा बिहार के कहाँ अवस्थित है, कैमूर जिला में अवस्थित है। यह 1504 किलोमीटर स्क्वायर में स्थित है। 1504 किलोमीटर स्क्वायर में अवस्थित है। 1504 किलो स्क्वायर मीटर में स्थित है। इतना बड़ा क्षेत्रफल कवर करता है और इसलिए इसे राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य होने का दर्जा प्राप्त है। तो 1504 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसकी स्थापना 1979 में हुई थी। 1979 में हुआ था। यहाँ जो है रोहतासगढ़ किला और शेरगढ़ किला इस जंगल में है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि रोहतासगढ़ किला और शेरगढ़ किला जो है किस वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है, तो आपको उत्तर हो जाएगा कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। एक महत्वपूर्ण फैक्ट यह भी है कि यहाँ पाषाणिक और ताम्रपाषाणिक काल का रॉक पेंटिंग मिला है। तो आप देखते हो कि भीमबेटका आदमगढ़, जो भीमबेटका मध्य प्रदेश में, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है, वहाँ जो पाषाण काल, आप नवपाषाण काल जब इतिहास की पुस्तक पढ़ते हैं तो देखते हैं कि वहाँ जो है ना गुफाओं के अंदर चित्र बनाया गया है और रेखा चित्र बनाया गया है, और रेखा चित्र के माध्यम से उस काल के लोगों ने अपनी अभिव्यक्ति प्रदर्शन किया है। तो उसी प्रकार का जो हमारे पास जो ऐतिहासिक साक्ष्य है, पुरातात्विक साक्ष्य है, वो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य के गुफाओं में मिला। तो यहाँ रॉक पेंटिंग है, तो याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है हिस्ट्री वाले में भी। तो जो कैमूर क्षेत्र है वहाँ भी रॉक पेंटिंग प्राप्त हुआ और पाषाणकालीन और ताम्रपाषाणकालीन है। जो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य इसको राष्ट्रीय बाग बनाया जा रहा है, मतलब इसको जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इंडिया का है वो मान्यता दे दी है। ये दूसरा बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व होगा। पहला टाइगर रिजर्व वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है, तो ये भी याद रखना चाहिए। यहाँ जो हमारे पास जो वन्य जीव मिलते हैं, यहाँ बंगाल टाइगर है, भारतीय तेंदुआ है, भारतीय सुअर है, भारतीय पेंगोलिन है, शुष्क भालू है, और ये सब जो क्षेत्र है हमारा शुष्क या और देखिए, अगर बिहार में जब भी आपसे पूछा जाए किस प्रकार के वन पाया जाता है, तो बिहार में आप जानिए कि जो थोड़ा जिधर वर्षा ज़्यादा होता है वहाँ आर्द्र पर्णपाती वन हो जाएगा। जहाँ शुष्क पर्णपाती वन, जहाँ वर्षा नहीं होता, तो कैमूर उमूर का क्षेत्र देखें वर्षा कम होता है। पहाड़ी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, तो शुष्क पर्णपाती वन पाया जाता है, न कि एवरग्रीन फॉरेस्ट। गलत हो जाएगा। फिर पहाड़ी जो उधर अपना अरुणाचल प्रदेश में है या फिर सिक्किम में है, उस तरीक़ा के भी यहाँ पेड़ पौधे नहीं हैं। दार्जिलिंग में जो पौधे मिलते हैं वहाँ जो वन है उस प्रकार का नहीं है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर्णपाती वन पाया जाता है या फिर शुष्क या फिर अर्ध पर्णपाती वन पाया जाता है या फिर घास मिलता है, ठीक ना। तो चलिए हमारा जो पहला सीरीज़ था, इस तरीक़ा के आगे 1-2 और सीरीज आएंगे, चूँकि बिहार में और सारे वन्यजीव अभ्यारण्य है जिस पर चर्चा करेंगे, डिटेल चर्चा करेंगे। थैंक यू। हमारे वीडियो सुनने के लिए शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।